स्मृति ईरानी और ऋचा निरोध। ऋचा, मैं मंच आपको दे रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वर्तिका। हाल ही में पिछले कुछ महीनों में स्मृति जी के सामने बैठने में एंकर्स डरने लगे हैं कि पता नहीं कब किस मुद्दे पर क्या हो जाए और किसको डांट पड़ जाए। नहीं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि भारत में कम से कम एकमात्र महिला एंकर तो ऐसी होगी जो बहुत कॉन्फिडेंटली कह पाएगी कि स्मृति ईरानी जी ने मुझ पर कोई आक्रमण नहीं किया। चलिए, थैंक यू सो मच। देखते हैं आगे। मैं एक बार फिर सबके सामने आपसे एक बार और पूछ लेती हूँ। आप बिल्कुल नहीं बोलेंगी? थोड़ा सा इधर मुझे लगता है कि आज शिखर पर जो समागम हो रहा है वो समन्वय का एक प्रतीक बनेगा, संवाद का एक प्रतीक बनेगा। यहाँ जितने महानुभाव उपस्थित हैं उन्हें शायद एक लंबे अरसे से आदत है भाषण सुनने की, लेकिन अब राष्ट्र आतुर है समाधान प्राप्त करने के लिए। इसलिए मेरी इच्छा है अगर आप सब इसे स्वीकार करें कि प्रश्नों की झड़ी शुरू हो, श्रृंखला शुरू हो, उत्तर देने को मैं तैयार हूँ, आपके कटघरे में उपस्थित हूँ। चलिए, आप सबकी तरफ से कुछ सवाल मैं पूछूंगी और हम चाहेंगे कि आप लोग अपने सवाल लिखकर जो भी आपको पूछना है आप वर्तिका तक सवाल पहुंचा दें। मैं आपके सवाल भी पूछ लूंगी। जब हमें ये विषय दिया गया यूथ, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, विजन एंड प्लान्स, तो थोड़ा मैंने रिसर्च करी तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया। पल्लम राजू जी जब एचआरडी मिनिस्टर बने उनकी उम्र 50 साल थी। कपिल सिब्बल जी जब बने तो 61, अर्जुन सिंह 74 साल की उम्र में और मुरली मनोहर जोशी जी 64 साल की उम्र में मानव संसाधन विकास मंत्री बने। और 2014 में जब स्मृति ईरानी ने ये पद संभाला तो इनकी उम्र 38 साल थी जी। और पहली महिला मिनिस्टर ऑफ एचआरडी। तो अब ये कह सकते हैं कि आप आधी आबादी को नहीं, आप पूरी आबादी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिस देश में 65% पॉपुलेशन इस समय 35 साल से कम उम्र की है। मुझे लगता है कि जब हम एक महिला को किसी कुर्सी पर देखते हैं तो ये अपेक्षा जागती है, उम्मीद जागती है कि वो महिला की प्रतिनिधि है। लेकिन जिस पद से मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही हूँ वो पद महिला और पुरुष में अथवा एज का कोई भेद नहीं करता। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मेरी पार्टी ने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। महिला हूँ इस बात का मुझे बहुत ही अभिमान है, लेकिन ये भी सत्य है कि अपनी कुर्सी से जब मैं शिक्षा की नीति अथवा शिक्षा को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करती हूँ तो ना लिंग का भेद करती हूँ ना आयु का। जी, चूंकि हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हैं स्मृति जी, मेरा पहला सवाल यहीं की एक हाल ही में आई खबर से जुड़ा हुआ होगा। आपने भी वो खबर हम सब ने पढ़ी है कि उत्तर प्रदेश में प्यून्स की 368 पोस्ट के लिए 23 लाख लोगों ने आवेदन किए और इसमें बहुत सारे लोग ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, पीएचडी लेवल तक की एजुकेशन। एज ए एचआरडी मिनिस्टर ये इस खबर ने आपको उतना ही डिस्टर्ब किया जितना हमें किया होगा? मुझे लगता है एचआरडी मिनिस्टर के साथ साथ एक नागरिक और एक ऐसी मां जिसके 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये सबके लिए चिंता का विषय है। हमारी एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी को कैसे बढ़ाए ये चर्चा का विषय रहा है, लेकिन मेरे लिए चिंतन का विषय भी ये है कि एजुकेशन के हमारे जीवन में सही मायने क्या है। आज अगर यहाँ पर जितने महानुभाव हैं उनसे हम पूछें कि शिक्षा आपके बच्चे को क्या देती है तो अक्सर जवाब ये आता है कि अच्छा इंजीनियर बना दे, अच्छा डॉक्टर या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक अच्छा लीडर बनाकर स्थापित कर दे। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे की एजुकेशन को अपने देश की संस्कृति, अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति से जोड़ पाएंगे अथवा एजुकेशन को एक मैन मेकिंग की दृष्टि से देख पाएंगे। तो मेरे लिए जितना एम्प्लॉयबिलिटी एक कॉर्नरस्टोन है अथवा एक विषय है जिसके ऊपर मैं गंभीरता से चर्चा भी करती हूँ और साथ में कोशिश भी करती हूँ कि पॉलिसी के मद्देनजर उसको इम्प्लीमेंटेबल और बनाऊं, साथ ही मेरे लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है विशेषतः ह्यूमन दृष्टिकोण से कि हमारी एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार के सिटीजन्स का निर्माण करती है, वो भी मेरे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब हम ये बात कहती हैं तो एक स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एक मिनिस्ट्री उसके लिए है, सो आपने अलग अगर 1.5 साल के आपके पिछले काम की भी हम बात करें जी, तो क्या किया? देखिए, हमने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाकर सबसे पहले तो राष्ट्र भर को ये संकेत दिया कि स्किल महज एक छोटा सा प्रयास नहीं है बल्कि हमारी सरकार का एक अहम हिस्सा है। और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ समन्वय कर एजुकेशन सिस्टम में कुछ नए परिवर्तन, कुछ नए प्रयोग करने का प्रयास रहा है। लेकिन हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसे बने
उसके लिए मैं रीजनल बैठकें कर रही हूँ, हर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से मिल रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही हूँ और सबके पास मेरा एक ही निवेदन रहता है, राष्ट्रीय स्तर पे प्रादेशिक स्तर पर स्किल कैसा हो अथवा ये विषय हमारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल्स के अंतर्गत माध्यम से कैसे हर नागरिक तक पहुंचे, ये तो हमारा प्रयास है ही, लेकिन मेरा विशेष आग्रह ये है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट का एक अलग से स्किल प्लान बनाएं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या रिसोर्सेज हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट में कैपेसिटी क्या है इंडस्ट्री की, एंटरप्राइज की, हमारे डिस्ट्रिक्ट में वर्तमान में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो कौन सी हैं। इन सब विषयों पर जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान बनाते हैं तो जो कोर हमारा एक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से बदलाव का प्रयास है, उस प्रयास में हम लोग सफल होने की ज़्यादा संभावना विकसित करते हैं, क्योंकि अब तक जितने प्लान्स बने हैं वो नेशनल या स्टेट लेवल पर बने हैं, लेकिन अगर हम एजुकेशन की दृष्टि से डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान बनाना शुरू करें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो जिले में रहने वाले लोग हैं उनकी क्या अभिलाषा है, उनकी क्या दरकार है, तो जो सिस्टमिक चेंज हम चाहते हैं एजुकेशन में उसको हम देख पाएंगे। ये बीजेपी शासित राज्यों से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको लगता है? मुझे हर राज्य से समर्थन मिला है, चाहे वो संसद में हो या संसद के बाहर। आज भी आपकी इस वार्ता में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पधारे थे और जब वो बैठकर पीछे राजनाथ जी को सुन रहे थे तो मैंने उस मौके का फायदा उठाया, मैंने जाकर उनसे वार्ता की कि हम केंद्र की ओर से क्या प्रयास कर रहे हैं जिसमें हम सहयोग चाहते हैं उनके प्रदेश का, और अखिलेश जी ने मना नहीं किया सहयोग करने से। चलिए, एजुकेशन की अगर एक और बात करें, वर्ल्ड हम रैंकिंग्स की बात करते हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात करते हैं, क्या वजह है? अभी हालांकि अच्छी खबर आई है कि हाल ही में वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में हमारे 2 इंस्टीट्यूट्स का जिक्र आया, लेकिन क्यों नहीं? वाई डोंट वी डू बेटर इन ग्लोबल रैंकिंग? एक तो मुझे लगता है कि ग्लोबल रैंकिंग्स को एक बहुत एकेडमिक और एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से आंकने की ज़रूरत है। चाइना जब ग्लोबल रैंकिंग्स में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी तो उन्होंने अपने लिए एक डोमेस्टिक रैंकिंग का निर्माण किया, जिसके बाद हमने देखा कि ग्लोबल रैंकिंग्स में चाइनीज इंस्टीट्यूशंस का उल्लेख होने लगा। उसी प्रकार से आज हमें निर्धारित ये करना है कि हम अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को किस दृष्टि से दिखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो वर्ल्ड क्लास वाकई में बने तो क्या हम अपने करिकुलम को रिवैम्प करने का प्रयास करते हैं? क्या हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिसर्च लैब्स को इतना बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो छात्र हैं वो अभिलाषा या फिर इच्छा ही ना जाहिर करें कि वो अपनी मिट्टी, अपना देश छोड़कर जाएं? आज सबसे बड़ी चुनौती छात्रों के सामने ये है कि वो विदेश मात्र इसलिए जाते हैं क्योंकि वो न्यू नॉलेज पाना चाहते हैं, जो फॉरेन एकेडमिशियंस या प्रोफेसर्स हैं उनके साथ मिलकर कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं, जैसे आज 1 तारीख को हमारी NIT की काउंसिल मीटिंग है, मैं एक निवेदन करने वाली हूँ सबसे कि आप करिकुलम रिवैम्प करिए और जो आधुनिक तकनीक, टेक्नोलॉजी, साइंस, इन सब में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, उसको भारतीय इंस्टीट्यूशंस में आप समाविष्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की, लेकिन यहाँ जितने महानुभाव बैठे हैं क्या वो मुझे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन उत्तर प्रदेश में बता सकेंगे जो सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पर विशेष छात्रों को एजुकेट करता है? मजदार में एक पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन है, यहाँ सिर्फ 2 लोगों ने हाथ उठाया, वो भी शायद एजुकेशन से ताल्लुक रखते होंगे। मजदार एक गल्फ में एक इंस्टीट्यूशन है जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है इन कंजंक्शन विद MIT, जिसमें पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन ही एकेडमिकली रिसर्च की दृष्टि से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करता है। तो अगर स्टूडेंट्स के पास चॉइसेस इतनी सारी नहीं होगी तो वो स्वाभाविक है कि देश छोड़ने के लिए विचार करेंगे। हमारा ये प्रयास है कि करिकुलम रिवैम्प के साथ साथ हम आमंत्रित करें भारत सरकार के कॉस्ट पर विदेशी एकेडमिशियंस को जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस में आके पढ़ाएं। हमने एक ज्ञान नाम का कार्यक्रम शुरू किया है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स, जिसमें हमने सभी सरकारी संस्थान, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, IITs को भी, IIMs को भी कहा है कि आप हमें बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो कौन सा फॉरेन एकेडमिशियन है, प्रोफेसर है जिसे आप अपनी इंस्टीट्यूशन में बुलाना चाहते हैं पढ़ाने के लिए। कम से कम 15 दिन आकर 1 सेमेस्टर तक मैक्सिमम वो फॉरेन एकेडमिशियन आपके इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएगा। अब तक मेरे पास 300 ऐसे प्रोफेसर्स की लिस्ट आई है। उत्तर प्रदेश में जब मैंने मीटिंग की तो राम गोविंद जी से मैंने और महबूब अली जी से स्वयं निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस की आप
सरकारी कॉलेजेस की हमें लिस्ट दीजिए, हम भारत सरकार के खर्चे पे फॉरेन एकेडमिशियंस को भेजेंगे ताकि हमारे सरकारी कॉलेजेस में जाने वाले छात्रों को भी लगे कि फॉरेन एकेडमिशियंस के पास संपर्क करने का साधन मात्र उनके पास नहीं है जिनकी जेब में पैसा हो, सरकारी इंस्टीट्यूशन में जाने वाले छात्र के पास भी ये सुविधा उपलब्ध हो सकती है। यहाँ पर एक आपसे जुड़े एक विवाद का जिक्र जरूर करूंगी जी, लगातार ये मेरे से जुड़े कई विवाद हैं, कौन सा एक कर सकती हूँ अभी पहले जिक्र करना चाहेंगे? एजेंडा हाँ। अगर हम बात करें तो जैसे एक तरफ आप कह रही हैं फॉरेन एकेडमिशियंस को बुलाने की बात हो रही है, एक तरह लगातार ये सरकार पर भी ये होता रहता है कि आरएसएस का एजेंडा है, या जब संस्कृति की कल्चर की बात करते हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जब कुछ बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत वेलकमिंग नहीं है वेस्टर्न कल्चर के लिए या वेस्टर्न एकेडमिशियंस के लिए, तो कैसे आप बैलेंस करें? मुझे लगता है कि मैं आंध्र प्रदेश के एक स्कूल में गई थी जहाँ पर स्कूल की तख्ती पर लिखा था मीडियम इज इंग्लिश, कल्चर इज इंडियन। आई थिंक वो सबसे बेहतर एक इंडिकेशन है कि हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे एक बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मॉडर्निटी के नाम पर अपनी मिट्टी को, अपने वतन को छोड़ना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नई उपलब्धियां हुई हैं या जो न्यू नॉलेज है उसको हम अपने इंस्टीट्यूशंस के माध्यम तक अपने छात्रों को पहुंचाएं। जहां तक भगवाकरण का आरोप है तो मुझे लगता है जब जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो स्वाभाविक है कि ये आरोप लगेगा, लेकिन सत्य ये है कि आज जैसे मैं अखिलेश जी से मिली, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मैं कांग्रेस के नेताओं से भी मिलती हूँ, कम्युनिस्ट से भी मिलती हूँ। शिक्षा ऐसा एक मेरे दृष्टिकोण से ऐसा एक विषय है जिस पर राजनीति नहीं होती। मेरा प्रयास है कि इसमें सिर्फ राष्ट्रनीति हो। तो अभी आपने हाल में आरएसएस को प्रेजेंटेशन नहीं दी अपने कामकाज के बारे में? जी नहीं, मुझे नहीं लगता खबरें कि यही आप आई थी। उस मीटिंग में थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन दी नहीं। हम तो खबरों के लेकिन आधार पर खबर कहते अच्छी हैं। बनती है। जी। जैसे कि आज मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि जब मैं बैक स्टेज थी तो ऋचा जी काफी उत्साहित होकर मेरे पास आई। उन्होंने कहा, लाल बाग के राजा से आपने क्या मांगा? मैंने कहा, आप ये अटपटा सा प्रश्न क्यों कर रही हैं? फिर मुझे लगा कि ऋचा जी की पहुंच बहुत तेज है, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम के बाद अभी मुंबई जा रही हूँ। मैंने अभी तक लाल बाग के राजा के दर्शन किए नहीं, लेकिन शाम को करूंगी। मैंने कहा, ये एंकर बड़ी तेज है। मैंने कहा, लेकिन ऋचा जी आपने ये सवाल क्यों पूछा? उन्होंने कहा, नहीं नहीं खबर है। मैंने कहा, क्या खबर है? कि 2 दिन पहले आप और एकता कपूर लालबाग गए, फिर आप ऋषि कपूर के घर गई। मैंने कहा, अरे वाह। मेरे बारे में खबरें हर रोज आती है। ये डिपेंड मुझ पे करता है कि मैं किस खबर को तवज्जो दूं, लेकिन अगर मैं खबरों को ज्यादा तवज्जो देने लगी तो काम पर ध्यान कम हो जाए। आप पिछले साल भी नहीं गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा ये खबर कितनी पुरानी मुझे है। समझ नहीं आ रहा है कि मेरा लालबाग के राजा के दर्शन करना अपने आप में नेशनल न्यूज क्यों है? इससे इन सब के जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं कहाँ जाके माथा टेकूं? एज लॉन्ग एज आई डू माई जॉब एज अ मिनिस्टर वेल। चलिए, बीच बीच में आपसे जुड़ी अटपटी खबरों पर लौटते रहेंगे, लेकिन एजुकेशन पर वापस आते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अब आप कह रही हैं कि 2.75 लाख कंसल्टेशन, बहुत ये आपका ambitious जो figure भी है। मेरा एक कार्टून बना रहा है कोई भाई। भैया इतना ही आपसे निवेदन है मेरा, मैं कार्टून्स अपने कलेक्ट करती हूँ, मेरे घर पे मैं बच्चों को दिखाती हूँ कि पतले से मोटा कैसा एक सफर रहा है मेरा। ये आपको चीख की गोलाई जो है उसको थोड़ा कम करेंगे तो आज घर पर डाइटिंग पर ज्यादा भाषण नहीं मिलेंगे। है ना? अनफॉर्चुनेटली मेरी आंखें भी तेज हैं। हाँ जी, 2.75 लाख कंसल्टेशन, बहुत मुझे पढ़ के बड़ा एम्बिशियस सा फिगर लगा। थोड़ा अगर आप इसको समझा पाए हमें कि ये कैसे देखिए, हो रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत देश भर में जो विलेज एजुकेशन काउंसिल है, बजट को अगर आप कभी पढ़ें तो देखेंगे कि विलेज एजुकेशन काउंसिल्स का दायित्व है कि वो अपने गांवों से संबंधित स्कूली शिक्षा पर समन्वय करें, संवाद करें और स्कूली शिक्षा के अंतर्गत कुछ नोटिस या फिर कुछ नए प्रयोग करें या फिर उस स्कूल का कहीं ना कहीं सहारा बने। तो मेरा ये प्रयास रहा है कि अगर ये विलेज एजुकेशन काउंसिल कागज पर तो एग्जिस्ट करते ही हैं, तो मैंने कहा कि हम क्यों ना इनको रीच आउट करें। आज तक जो शिक्षा नीति बनी थी वो मात्र कुछ महानुभाव, एकेडमिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन करके बनाते थे, लेकिन धरातल पर जो लास्ट पर्सन है, जो शिक्षक है अथवा अभिभावक है अथवा छात्र है, उससे कभी पूछा नहीं जाता था कि आप किस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं अथवा किस प्रकार की नीति चाहते हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि 2,75,000 विलेज एजुकेशन काउंसिल्स हैं, पहले उस पर चर्चा हो, वो अपने अपने गांव में चर्चा करके बताएं कि उनके गांव के लिए उनका एजुकेशन प्लान क्या है। फिर हर ब्लॉक पर चर्चा हो, हर डिस्ट्रिक्ट में चर्चा हो, फिर प्रदेश में चर्चा हो और फिर राष्ट्रीय स्तर पर नीति बने।
कुछ लोगों को लगा कि ये बहुत एम्बिशियस है, संभव नहीं भी हो सकता है है, process। लेकिन मेरा ये अनुभव है, मैं अब तक 3 रीजनल मीटिंग्स कर चुकी हूँ। उत्तर प्रदेश भी आई थी और सभी राज्य के शिक्षा मंत्री और हमारे शिक्षा सचिवों के साथ राज्य के सभी जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठक करती हूँ। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ सभी रीजन्स में मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती हूँ और मेरा ये अनुभव कहता है अभी तक का कि ये संभव है कि हम राष्ट्रीय नीति संवाद और समन्वय से बनाएं। जल्दी बन जाएगी, टाइमली? पहला ड्राफ्ट दिसंबर में तैयार हो, ऐसा मेरा प्रयास है। जी, हम फॉरेन एकेडमिशंस की बात कर रहे थे। फॉरेन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो बहुत छोटा तबका है, बहुत कम संख्या है जो भारत में पढ़ने आते हैं। कोई एफर्ट्स इस दिशा में कि बाहर से स्टूडेंट्स हमारे आने लगे, बजाय कि हमारे स्टूडेंट्स कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जाने के लिए एम करें? हमारे स्टूडेंट कैपेसिटी को मैं इंक्रीज होते देखती हूँ। आज कक्षा 11-12 में राष्ट्र भर में 2.5 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अगले साल आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना एक्सपैंड करना पड़ेगा कि इन 2.5 करोड़ बच्चों के लिए हम जगह बना सके। साथ ही फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एक अलग प्रयास हम लोग जो MOUs के माध्यम से करते हैं वो तो चल ही रहा है, लेकिन मैंने हर राज्य को आज निवेदन किया है कि आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टडी कीजिए और देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सदुपयोग कैसे हो। जैसे कि आज उत्तर प्रदेश में हूँ, मैंने राम गोविंद जी से आग्रह किया, मैंने कहा कि अगर मैं उत्तर प्रदेश के किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाऊं तो माता पिता कहते हैं बेटी को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन इंटर में हमें ज़्यादा सीटें नहीं मिलती और बच्ची को हम शाम को भेजना नहीं चाहते। तो मैंने आग्रह किया कि क्या हम विशेष एक सिर्फ लड़कियों का बैच सुबह का कर सकते हैं अपने इंटर के संस्थानों में, ताकि जो बच्ची पढ़ना चाहती है उसको किसी प्रकार का चैलेंज फेस ना करना पड़े। इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, दोपहर का जो बैच है वो शायद लड़कों का हो जाए। तो ऐसे कुछ प्रयास हैं जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर का सदुपयोग हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। AICT के माध्यम से हमने कहा है कि जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो चाहें तो वो शाम को उसमें स्किल डेवलपमेंट के अपने बैचेस चला सकते हैं। आज तक शायद ये प्रयास नहीं हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लाया जाए। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो चलाते हैं उनकी एक कंप्लेंट रहती है, जी आप लैंड यूज तो बहुत मांगते हैं और अर्बनाइजेशन के ज़माने में दिक्कत हो जाती है कि 500, 600 एकड़ ज़मीन हम लेकर आएँ। तो हम ये काम कर रहे हैं इस वक्त कि कैसे लैंड यूज को ऑप्टिमाइज किया जाए, स्क्वायर फीट की दृष्टि से देखा जाए, प्ले एरिया देखा जाए, लाइब्रेरी देखा जाए। तो इन जैसे गॉड लाइज इन डिटेल्स, तो हम भी उसी डिटेल में माँ सरस्वती को तलाश रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सशक्त करें कि वो एजुकेशन में अपना सहयोग बढ़ाएं। से काम करने का कोई मौका आप छोड़ती नहीं हो। मैंने देखा आप अखिलेश जी से 5 मिनट के लिए मिली हैं, आपने तुरंत बिना समय गंवाए अपनी शाला दर्पण की सारी बात कह डाली। शाला दर्पण अपने आप में सरकारी स्कूलों में एक अनोखा प्रयास रहेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चे का अभिभावक सुबह जैसे ही बच्चा स्कूल जाए अपने मोबाइल पर एक SMS प्राप्त करे कि आपके बच्चे की आज अटेंडेंस लग चुकी है, बच्चे के दिन का टाइम टेबल आपके मोबाइल पर हो, अगर कोई टीचर ना आया हो तो उसकी जानकारी भी अभिभावक को उसी दिन मिले। ये और सारे सरकारी स्कूल में होगा? ये सिर्फ सरकारी स्कूल में, जो हम प्राइवेट स्कूल्स में इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारा ये प्रयास है कि शाला दर्पण के माध्यम से सभी सरकारी स्कूलों में ये शुरू हो। इसकी शुरुआत हमने केंद्रीय विद्यालय से की ताकि हम लोग खुद प्रूव कर सकें कि ये MIS सिस्टम, डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, लेकिन वो ICT के माध्यम से कैसे अभिभावक को सशक्त कर सकते हैं, कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस को एज एन इंस्टीट्यूशन एनहांस कर सकते हैं और कैसे टीचर का भी आउटपुट बढ़ा सकते हैं, ये हमारा प्रयास है। तो हाँ, मैंने मौके का फायदा उठाया, जाके अखिलेश जी से निवेदन किया कि इसकी जानकारी तो उत्तर प्रदेश में आई है। मेरी कोशिश ये है कि डैशबोर्ड पर हर मंत्री के इस बात की रियल टाइम जानकारी हो कि आपके किस गांव के किस स्कूल में इस वक्त कौन सा टीचर उपलब्ध है, और अगर कोई टीचर 2-3 दिन नहीं आता है तो आपके सिस्टम पर वो अलर्ट हो जाए कि ये टीचर 3-4 दिन से आ नहीं रहा। चलिए अब वापस थोड़ा सा मीडिया की तरफ रुख करती हूँ। आप मीडिया का हिस्सा रही हैं, वहीं से आप आई हैं, इतनी नाराजगी क्यों रहती है? मेरी बिल्कुल नाराजगी नहीं। क्या बात कर रही हैं? I know the business of media, so I know how it plays. So you If somebody plays me, they better be ready to get it back. तो यही शायद हमारी कमजोरी हो गई। नहीं, मुझे नहीं लगता ये कमजोरी है। मुझे लगता है कि अगर हम मीडिया का हिस्सा हैं तो आज आप आम जनता से पूछें तो वो चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से आप हमें सूचना दीजिए। आप जज और ज्यूरी नहीं बन सकते,
और अगर आप जज और जूरी बनना चाहते हैं तो सामने वाले को भी अपनी वकालत करने का उतना ही मौका दीजिए। अगर सामने वाले को अपनी बात बड़ी ठोस तरीके से कहनी है तो वो कहेगा। फिर वो एंकर पर निर्भर करता है कि क्या आप अपने प्रश्नों का उत्तर और समस्याओं का समाधान शालीनता से प्राप्त करते हैं या उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं अपनी दबंगाई को दिखाने का और अपने आप को बेहतर प्रूव करने का। सही जर्नलिस्ट और एंकर वो है जो जनता की मदद करे सही सूचना प्राप्त करने में। चलिए, अब उत्तर प्रदेश में है, हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की बात कर लें। अमेठी आपका जाना जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, राहुल गांधी पता नहीं कहाँ गायब होते जा रहे हैं, अभी कहाँ है आपको कुछ पता है? देखिए, मैं कभी राहुल जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करती। मेरा ये मानना है कि पॉलिटिक्स मुद्दों के आधार पर हो सकती है और अगर पॉलिटिक्स का स्तर आपको बढ़ाना है तो आपका अपना आचरण ऐसा होना चाहिए कि आप मुद्दे पर तर्क करें, मुद्दे पर बहस करें। और फिर राहुल जी कहाँ जाना चाहते हैं ये उनका निजी विषय है। स्वतंत्र देश में मेरा अधिकार नहीं है कि मैं उनसे पूछूं कि वो कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं। ये अधिकार उनकी पार्टी का है। पिछली बार वो जब चले गए थे अचानक, तो जब वापस आए तो एक बड़े नए अवतार में वापस आए थे। अब इस बार भी ऐसा मुझे इस बात की खुशी है कि मुझसे ज्यादा रुचि उनकी चमक में आप ले रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति का स्तर और संवाद और कहीं ना कहीं डिबेट के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग सिर्फ मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। और चूंकि मैं स्वयं अमेठी इतना जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मुद्दे से लोगों का ध्यान ना हटे। तो आपको एक लीगल नोटिस आया, उस बारे में आप बात करेंगी? मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार गांधी परिवार ने किसी को लीगल नोटिस दिया है। ये अपने आप में एक राजनीतिक संकेत है जिससे लोग भली भांति समझ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये हुआ, आप बता रही थी कि रात को 9 बजे मेरे घर पर दस्तक दी गई। मैं भले ही मंत्री हूँ लेकिन आज भी इतना हेवी डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का अपने साथ नहीं रखती हूँ। और रात को 9 बजे मेरे घर पर नोटिस दिया गया बाकायदा। मेरे प्रोटोकॉल की शायद जानकारी थी कि मैं सुबह 6 बजे लखनऊ आऊँगी। शायद कुछ लोगों को लगा होगा कि नोटिस देंगे तो ये चुप हो जाएंगी, लेकिन शायद उन लोगों ने मुझे गलत आंका। मैंने अमेठी में जाकर अगले दिन गांधी परिवार के बारे में फिर बोला, क्योंकि एक स्वतंत्र देश में प्रश्न करने से आप किसी को रोक नहीं कर सकते जब तक वो प्रश्न मर्यादा में हो। और मुझे बताया गया कि एक न्यूज़ चैनल पर कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने कहा कि हम स्मृति ईरानी को मैसेज दे रहे थे, तो शायद उन्हें लगा होगा कि महिला है, मैसेज देंगे तो डर जाएगी, तो भारत की महिला को थोड़ा कम आंकते हैं। हम लोग धमकाने पर इतनी आसानी से हथियार डाल दें, ऐसी कम से कम औरतें हैं नहीं। यहाँ जितनी औरतें बैठी हैं शायद वो इस बात से सहमत होंगी। चलिए, चूंकि इतना बड़ा गट्ठर सवालों का आ गया है तो मैं अपने बस बहुत जल्दी 2-3 सवाल मेरे बचते हैं। एक तो ये बताइए कि जेएनयू के वीसी की जो पोस्ट की खबर आ रही है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी को आपने ऑफर करी है, क्या ये खबर? देखिए, जिसने वो कानून पढ़ा नहीं है शायद उसने खबर उड़ाई हो। पहला तो ये कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत मैं वाइस चांसलर का पद किसी को ऑफर नहीं कर सकती। वाइस चांसलर सर्च कम सिलेक्ट कमेटी से ही नियुक्त होगा और उसके लिए भी एक एज बार है और स्वामी जी काफ़ी सीनियर व्यक्ति हैं, वो उस एज लिमिट में भी फिट नहीं होते। लेकिन हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ वामपंथी ऐसे महानुभाव हैं जो काफ़ी विचलित हैं, तो एटलीस्ट नाउ आई नो हु दे आर स्कैर्ड ऑफ। चलिए, बहुत सारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं। मल्टीटास्किंग की अगर हम बात करें, राजनीति संभालना, मंत्रालय संभालना, घर संभालना, यू सेड 2 स्कूल गोइंग किड्स, हाउ डू यू मैनेज? आई डोंट थिंक वी एवर आस्क्ड अ मैन हाउ ही मैनेजेस, डू वी? बट वो क्या उतना अच्छे मैनेज करते हैं, ये भी तो सवाल है। पुरुष यहाँ बैठे हैं, कर लेते हैं आप लोग। पुरुषों को, कितने पुरुषों को घर में बच्चों के एग्जाम की चिंता करनी The very पड़ती है? fact that we ask women this question in itself shows a prejudice. Gender bias? Yes. पुरुष भी पिता है, पुरुष भी घर संभालता है, पुरुष भी चिंता करता है कि बच्चे घर लौटे या नहीं, लेकिन हम पुरुष से कभी नहीं पूछते भाई आप मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं? ऑफिस भी चलाते हैं, घर की भी चिंता करते हैं, माँ घर में बीमार हो तो पत्नी को फोन करके पूछ भी लेते हैं डॉक्टर के पास लेकर गई कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है बच्चों के मामले में बच्चों के एग्जाम्स के मामले में पुरुष इतनी चिंता, मतलब रिजल्ट देख लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन बायसेस को जेंडर से बेस ना करें और अपने प्रश्नावली में ही एक अलग रुख दें तो शायद एक चेंज हम देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से चर्चा करती हूँ
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, तब एक कलेक्टर ने मुझे नॉर्थ ईस्ट से कहा, मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ आपके कुछ अलग प्रयास अथवा अनुभव मुझे बताएं। तो एक यंग कलेक्टर है नॉर्थ ईस्ट के, शायद असम के हैं, करीमगंज के शायद, उन्होंने कहा मैम मैं प्रयास कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ कि माता पिता को प्रोत्साहित करूँ कि शाम को कम से कम बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देख लें और बच्चे की किताबें देख लें। तो आप सोचिए आज हमारे देश में चुनौती कितनी बड़ी है कि एक कलेक्टर को ऐसा लगता है कि उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रयास करना पड़ेगा ताकि माता पिता बच्चे की शैक्षिक गतिविधि को बैठकर देखें, बात करें बच्चे से। मैंने कलेक्टर से पूछा कि आप जब ये इंटरवेंशन करते हैं तो उसमें और क्या बोलते हैं, माता पिता से क्या आग्रह करते हैं? तो उस कलेक्टर ने मुझसे कहा कि मेरा माता पिता से एक ही आग्रह होता है कि बच्चों को टीवी के सुपुर्द मत कीजिए, शाम को कम से कम आधा घंटा बैठ के बात कीजिए। सही बात। आप करती हैं बात? मैं तो करती हूँ, नोटिस भी बच्चे को ही दिया था भाई। और हमने फिर अपने बेटे से पूछा था क्या किया जाए, क्योंकि देखिए जो भी एक प्रोफेशनल है वो बताएगा कि आपकी जीवन शैली अथवा आपके जीवन की ये धारा, आप उसमें अकेले नहीं हैं, आपका पूरा का पूरा परिवार उसमें शामिल होता है। तो हमारे 13 साल के बच्चे ने पहले नोटिस पढ़ा और हमने उनसे पूछा कि भैया क्या किया जाए, तो उन्होंने सिर्फ 2 शब्द हमसे कहा, लड़ा जाए। चलिए, अगले चुनाव में बीजेपी की यूपी सीएम के कैंडिडेट के रूप में हम आपको देखेंगे क्या? मुझे लगता है कि आपका मेरा परिचय शायद 5 साल पुराना है और ज़्यादा। हाँ, आपने एक्टर के रूप में भी मुझे एक बार इंटरव्यू किया था, तब आपने मुझे एचआरडी मिनिस्टर के रूप में देखा था क्या? तो संभावनाओं के पुल बांधना हम छोड़ दें, आज वर्तमान में जिए। मेरी इच्छा ये है और मेरी कोशिश ये है कि इस वक्त मेरे पास जो जिम्मेदारी है उसमें मैं उत्तीर्ण हूँ, उसमें अच्छा काम करूँ, ताकि जिन लोगों ने मुझे ये दायित्व दिया उन्हें इस बात का संतोष हो और जिन लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट हुआ वो इस बात से खुश हो कि हाँ, स्मृति ईरानी एक अच्छी एचआरडी मिनिस्टर रही। बस। चलिए अब लोगों के सवाल ले लिए जाएं, इससे पहले कि मुझे उनकी नाराजगी का सामना करना पड़े। संजय अरोड़ा पूछना चाहते हैं, आईआईटी के नए केंद्र खुल रहे हैं, बेहतर एक ही ना होने से उनकी गुणवत्ता गिर रही है। बेहतर फैकल्टी ना होने से उनकी गुणवत्ता गिर रही है, इससे कैसे आप निपटेंगी? संजय जी हैं कहाँ? संजय अरोड़ा ऑडियंस है तो फिर सवाल उन्हीं का। हाँ, ऐसा है, आपने अपने इस पूरे संवाद की शुरुआत ही इस बात से की कि पियोन की नौकरी के लिए कुछ पीएचडीज ने भी अप्लाई किया है। इसका मतलब टैलेंट की हमारे देश में कमी नहीं है, कमी शायद कनेक्टिंग द डॉट्स में है। तो हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अगर हम नए संस्थान खोलें तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो नौजवान फैकल्टी है उनको हम लोग कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। आईआईटी कानपुर में एक बहुत अच्छा प्रयास चलता है, न्यू फैकल्टी न्यू होप, जिसके अंतर्गत फैकल्टी किस दृष्टि से विदेश जाती है, वो जाती है ताकि उनको रिसर्च के बेहतर कुछ प्रयोग करने का मौका मिले अथवा कुछ आर्थिक उनको ज़्यादा वहाँ मदद मिलती है। तो आईआईटी कानपुर ने इस नए कार्यक्रम को चलाया जिसके अंतर्गत कोई नया यंग फैकल्टी मेंबर अगर रिसर्च करना चाहता है तो उनको सहयोग उसी आईआईटी में मिलता है। तो हमारा प्रयास ये है कि जब हम इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन खोलें तो नई फैकल्टी को भी प्रोत्साहित करें और जो पुरानी फैकल्टी है, अब मेरा प्रयास ये है कि कुछ चुनिंदा पुरानी फैकल्टी मेंबर्स को विदेश भेजें रीट्रेन होने के लिए, नई नॉलेज पाने के लिए, ताकि वो आकर फिर से अपनी इंस्टीट्यूशन में शेयर कर सकें। तो मतलब ऐसा नहीं कि गुणवत्ता गिर रही है? नहीं, मुझे लगता है एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है। हम ये नहीं कह सकते कि एक इंस्टीट्यूशन पर सिर्फ कुछ ही लोगों का अधिकार है। अगर हम एक्सेसिबिलिटी बढ़ाते हैं और मेंटेन करते हैं कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड्स को, तो मुझे लगता है वो देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। हम ये नहीं कह सकते कि सम एलीट इंस्टीट्यूशंस आर ओनली फॉर अ फ्यू। जी, राजीव कुमार जानना चाहते हैं, स्कूल स्तर पर एक बोर्ड, समान शिक्षा के क्या संभव? राजीव जी कहाँ है? नहीं है। जिन्होंने सवाल लिखकर भेजे वो है नहीं। आपको सवाल देकर बाहर ऐसा चले है गए, वो भी कि डर गए। कॉन्करेंट लिस्ट में है एजुकेशन, जिसके अंतर्गत प्रदेश की सरकारों का भी अधिकार रहता है कि वो शिक्षा किस प्रकार से उनके प्रदेश में संचालित हो, उस पर उनका अधिकार रहे। हमारा प्रयास ये है, जब हम सब शिक्षा मंत्री देश के मिलकर बात करते हैं, कि कोर करिकुलम जो है
उसके ऊपर हम लोग तवज्जो दें और ध्यान दें। जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, इन सब विषयों पर इस वक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत चिंतन चल रहा है कि कैसे हम सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स को बिठाकर एक रोड मैप ऐसा तैयार करें कि सारे स्कूल बोर्ड्स एक दूसरे से compete ना कर रहे हों और मार्क सिस्टम को इन्फ्लेट ना कर रहे हों। तो एक तरफ ये प्रयास है, दूसरी तरफ करिकुलम की दृष्टि से भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये चर्चा चल रही है। जी, करिकुलम से रिलेटेड एक सवाल ऋतु सिंह ने पूछा है, जेंडर सेंसिटाइजेशन के मुद्दों को एजुकेशन करिकुलम में शामिल करने के आपके क्या प्लान्स हैं और आप इसकी कितनी इंपॉर्टेंस समझती हैं? आई होप हाई ऐसा है ऋतु जी, पिछले साल एनसीईआरटी के सौजन्य से हमने जेंडर सेंसिटाइजेशन को करिकुलम का हिस्सा बनाने का प्रयास शुरू कर दिया था, लेकिन इस साल हम कोशिश कर रहे हैं जेंडर चैंपियंस नाम के एक प्रयोग की, जिसके अंतर्गत प्रत्येक क्लास में जेंडर की दृष्टि से जो भी बालक, लड़की हो या लड़का, कुछ अच्छा काम करता है या अपनी क्लास में अच्छा मैसेज देती है लड़की, तो उसे जेंडर चैंपियन के रूप में हम नियुक्त करके उस क्लास के लिए एक मॉडल इंडिविजुअल बना दें। तो मुझे लगता है किताबों के साथ साथ आउट ऑफ टेक्स्ट बुक भी कुछ प्रयोग ऐसा हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी उम्मीद ये है कि हम एक चेंज देखें अपने एजुकेशन पैटर्न में। ये बड़ा दिलचस्प सवाल असीम राजपूत ने पूछा है कि हाईकोर्ट, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि सभी सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए, क्या ये कभी एप्लीकेबल हो पाएगा? मुझे लगता है कि कोर्ट की टिप्पणी पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जिस प्रकार का संकेत दे रहे हैं, वो संकेत हमें ये बतलाता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सरकार के खेमे में है, वो एक पेरेंट के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन ना हो कि हमारी जेब में पैसा नहीं है इसलिए चलिए और कोई हमारे पास रास्ता नहीं, हम सरकारी स्कूल में दाखिल कर दें। हमें अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सरकार के अंतर्गत आती हैं, उनको इतना बेहतर करना पड़ेगा कि वो हमारे अभिभावकों के लिए लास्ट चॉइस ना हो या लास्ट रिजॉर्ट ना हो, और शाला दर्पण जैसा एक प्रयास उसी दिशा में एक प्रयास है। सुशीला पुरी पूछना चाहती हैं, शिक्षा के निजीकरण के इस लूटखोरी के वक्त में क्या हम सपने देखें कि सभी को समान रूप से शिक्षा का अधिकार हासिल हो? मुझे लगता है कि आज जब हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले दरकार ये है कि हमारे अभिभावक और विशेषतः छात्र के पास अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरी जानकारी हो। कई अभिभावकों और छात्रों का ये एक एक्सपीरियंस रहा है कि प्रोस्पेक्टस तो बड़ा ही मजेदार होता है, बड़ा ही दमदार होता है, लेकिन जब जाकर वस्तुस्थिति देखते हैं तो पता चलता है कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में वो सारी सुविधाएं नहीं हैं जो उस प्रोस्पेक्टस में दिखाई देती हैं। तो पिछले साल हमने शुरुआत की एक नो योर कॉलेज पोर्टल की, जिसके अंतर्गत यूजीसी और एआईसीटी जो हमारे दो रेगुलेटर्स हैं, उनसे जुड़े हुए जिनके पास मान्यता है शैक्षिक संस्थान चलाने की, उनकी पूरी की पूरी जानकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब फैसिलिटी, लाइब्रेरी, यहाँ तक कि जो टीचर पढ़ाता है उस टीचर का एकेडमिक बैकग्राउंड भी इस पोर्टल पर उपलब्ध है। 1 लाख से ज्यादा कोर्स इस पर दर्ज हो चुके हैं। हमने सभी राज्य के शिक्षा मंत्रियों से और सभी राज्य सरकारों से कहा है कि आपके राज्य में चलने वाले सभी संस्थानों को इस पोर्टल पर आप उपलब्ध कराएं, ताकि एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले एक विद्यार्थी इस पोर्टल पर जिस इंस्टीट्यूशन में वो जाना चाहता है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करे, और अगर वो इंस्टीट्यूशन उस पोर्टल पर लिस्टेड नहीं है तो वो सीधा से सीधा रेगुलेटर से पूछे कि प्रोस्पेक्टस में ये कहता है कि इनके पास मान्यता है, लेकिन आपके पोर्टल पर ये मान्यता दिखती नहीं है। रेगुलेटर फिर उस छात्र को सतर्क कर सकता है कि जी नहीं, प्रोस्पेक्टस झूठा है, आप गलती से भी इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ना जाएं। क्योंकि कई छात्र ऐसे हमें दिखते हैं जो ऐसी फेक इंस्टीट्यूशंस में जाकर फिर फंस जाते हैं जिनका वर्ष बर्बाद हो जाता है। तो हमारी कोशिश यह है कि हम एक इन्फॉर्म्ड सोसाइटी क्रिएट करें ताकि चॉइसेस जानकारी लोगों को कम है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मेरी कंट्रोवर्सीज की जानकारी ज्यादा है काम की जानकारी कम है। चलिए, आंचल अवस्थी पूछना चाहती हैं कि उच्च शिक्षा में अंकों की दौड़ साल दर साल बढ़ रही है, जिसके कारण हर साल विश्वविद्यालयों में एक सीमित वर्ग पहुंच पाता है। इसका क्या हल आप निकाल रही हैं? देखिए, एक तरफ मैंने कहा कि स्कूल बोर्ड्स जो हैं, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट, उनके बीच में तो संवाद होने वाला है। मेरा अनुभव ये है कि रैशनलाइजेशन के नाम पर एक्स्ट्रा मार्क्स इतने मिलते हैं कि अपने आप में हम सब भौचक्के रह जाते हैं जब बच्चे को 99-98% मिल रहा है, कुछ यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ 100% रह रहा है। एक तरफ रैशनलाइजेशन के नाम पे कितने मार्क्स इन्फ्लेट हो, इसके ऊपर स्कूल बोर्ड चर्चा करेंगे, लेकिन सरकार की ओर से स्वयं नाम का एक नया प्रयास कर रहे हैं
जिसमें एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार हो रहा है। अब तक हमारे पास कम से कम 300 कोर्सेज हैं। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs, IIMs, NITs, आइसर्स और कुछ प्राइवेट संस्थान भी, NIOS के सौजन्य से 10वीं कक्षा का बोर्ड भी, ये सब हमारे इस पोर्टल पर सभी भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त में उपलब्ध होंगी। देश में 1000 हम ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर बना रहे हैं जहां पर जब आप अपने भारतीय होने का प्रमाण देंगे, आप अपना एग्जाम देंगे, तो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको सर्टिफिकेशन प्राप्त होगा। MOOCs जिसको हम कहते हैं, विश्व भर में भारत का प्रयोग अपने आप में अनोखा इसलिए होगा क्योंकि UGC और AICTE जो 2 रेगुलेटर्स हैं, वो इन सभी कोर्सेज के लिए क्रेडिट्स देंगे। इसका मतलब आपकी जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो आपको ऑफलाइन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम आएगी। और मुझे लगता है अपने आप में उच्च शिक्षा की दृष्टि से ये क्रांति लाने की संभावना हमारे सामने रखता है। जी, आखिरी सवाल ले रही हूँ और हमारे बीच मालिनी अवस्थी जी हैं, जानी मानी लोक गायिका। इन्होंने एक सवाल ये पूछा है कि स्कूल में लोक पर एक सामान्य पाठ क्या सिलेबस में शामिल किया जा सकता है? लोक बोली, लोकगीत, लोक मैं मालिनी जी को कहना चाहूंगी और आमंत्रित भी करना चाहूंगी। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कला उत्सव नाम के कार्यक्रम का आगाज किया 4 सितंबर को। अगर आपके पास समय रहा हो, अगर आपने देखा हो, कला उत्सव अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। केरल में करीबन 2 दशकों से चल रहा था। हमने एक राष्ट्रीय संदर्भ में प्रतियोगिता करने का प्रयास किया है। इस साल महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया था। उसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य को अपनी सांस्कृतिक जो धरोहर है, चाहे वो लोकगीत हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो डांस हो, उसके आधार पर एक प्रस्तुतिकरण करना है। जिलावार कंपटीशन होगा, प्रादेशिक स्तर पर कंपटीशन होगा, फिर प्रदेश अपनी टोलियां राष्ट्रीय स्तर पर भेजेंगी। कला उत्सव नाम का ये फाइनल कंपटीशन दिसंबर के माह में दिल्ली में होगा। लेकिन उसमें हमने एक एजुकेटिव ये नुस्खा जोड़ा है कि जो बच्चा इसको प्रस्तुत करने वाला है उसे अपने उस प्रदेश के लोकगीत अथवा नाटक पर या फिर नृत्य पर एक ई-बुक बनानी पड़ेगी, ताकि उस क्राफ्ट का इतिहास क्या है उसकी भी मार्किंग होगी। तो हम ये छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं। आपको आमंत्रित करते हैं, आप दिल्ली आइए और ये राष्ट्रीय स्तर पे जो बच्चों की लोक प्रतियोगिता होगी उसको आप देखिए और आशीर्वाद। ये देखिए जी, एक इतना टाइम हो गया, टाइम जी 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 गुणात्मक मानक ना हो पा रहा है और ना ही उसको पढ़ाने के शिक्षकों की गुणात्मक नियुक्ति हो पा रही है। सेंसिटाइजेशन ऐसा है कि पहले एक विशेष जो फिजिकली चैलेंज बच्चे थे उनके लिए एक विशेष टीचर्स की श्रेणी को विकसित करने का प्रयास हो चुका है। लेकिन हमने NCT के माध्यम से एक पहल करी है। हमने कहा है कि एक विशेष टीचर की बजाय सभी टीचर्स को सेंसिटाइज किया जाए कि आपके पास अगर कोई फिजिकली या मेंटली चैलेंज बच्चा हो तो उसके साथ कैसे एंगेज करके उसे कैसे पढ़ाया जाए। करीबन 27 लाख ऐसे टीचर्स को ट्रेन करने का प्रयास पिछले साल ही हमने शुरू किया था। अब जब हम इवन यूनिवर्सिटी लेवल्स को एक्रेडिटेशन के लिए देखते हैं, तब हमारा ये एक विशेष आग्रह रहता है, इनफैक्ट मैंडेटरी बना रहे हैं, कि जो हमारे विकलांग छात्र हैं उनके लिए आप बैरियर फ्री एक्सेस रखें, तभी आपका ग्रेडेशन बेहतर होगा। तो ये सारे प्रयास हम अपनी ओर से कर रहे हैं, एक तरफ से एक शिक्षक की दृष्टि से, दूसरी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से। चलिए बस बिल्कुल जी, स्मृति जी का हम आभार दे दीजिए, मैं इनको पकड़ा देती हूँ। बिल्कुल। अब स्मृति जी का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। मीडिया, एजुकेशन, पॉलिटिक्स सब पर आपने जबरदस्त हाजिर जवाबी दिखाते हुए हर सवाल का जवाब बहुत दिलचस्प तरीके से देने का प्रयास किया। ऋचा, आपका बहुत बहुत आभार इस पूरे सत्र को संभालने के लिए।